हेलो दोस्तों, CGPSC ई लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे यूट्यूब चैनल में एक बस्तर के इतिहास एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम बस्तर के इतिहास, वहाँ के सांस्कृतिक, राजनीतिक, वहाँ के जो भी साम्राज्य वहाँ स्थापित हुए हैं उन सभी के बारे में हम एकदम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो बेसिकली हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बस्तर के इतिहास। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बस्तर जो नाम है वो बस्तर नाम पड़ा कैसे है। ठीक है, क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे बस्तर का नाम कैसे पड़ा। तो इसके अलग अलग कुछ किंवदंतियाँ हैं, जैसे कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो बस्तर के जो नींव डालने वाले थे, है ना, बस्तर जगह के जो नींव डालने वाले थे, है ना, तो ये क्या था कि वहाँ के जो बांस के पेड़, है ना, बांस के पेड़ अधिक होने के कारण, ठीक है, बांस के पेड़ अधिक होने के कारण लोग वहाँ पे क्या होते हैं, बांस के तल के नीचे निवास करते थे। ठीक है, बांस के तल के नीचे निवास करते थे, इसलिए अब बांस तल आगे चलकर क्या हो गया, बस्तर हो गया। ठीक है, दूसरी किंवदंती क्या है? दूसरी किंवदंती यह है कि जब देवी दंतेश्वरी, ठीक है, जो वहाँ की देवी हैं दंतेश्वरी माता, ठीक है, दंतेश्वरी माता को यह ज्ञात हुआ कि जो काकतीय शासक हैं उनके शरण में आए हुए हैं, है ना, उनके शरण में आए हुए हैं, तो उनसे प्रसन्न होकर, है ना, उनको प्रसन्न करके उनको अपने साथ ले जाने के लिए आए हुए थे काकतीय शासक। उनके साथ गई प्रसन्न होकर रानी, दंतेश्वरी माता। ठीक है, तो उन्होंने राजा से एक बात कही थी कि वह आगे आगे चलते जाए और पीछे पीछे जो दंतेश्वरी माता है वो आएंगे और उसे पलट के पीछे नहीं देखना है। किसको? राजा को। परंतु जब रानी चलते चलते, दंतेश्वरी माता चलते चलते, है ना, आगे आगे राजा साहब जा रहे थे, है ना, पीछे पीछे माता दंतेश्वरी जा रही थी। जो बस्तर के, है ना, ये दंतेवाड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे डंकनी संखी नदी के जो संगम है, यहाँ पे जो नदी के रेत में, है ना, माता दंतेश्वरी माता का जो पैर है वो धंसता है ना। धंसने से क्या होता है कि राजा जो है उनके पैर की आवाज़ को सुन के आगे बढ़ रहे थे, परंतु इस नदी के रेत में उनका पैर धंस जाने के कारण, है ना, घुंघरू का आवाज़ सुनाई नहीं दिया, तो राजा ने पलट के माता की तरफ देख दिया। ठीक है, इससे क्या है कि जो दंतेश्वरी माता है उन्होंने अपने वस्त्र से अपने आप को ढक दिया, और उस वस्त्र के नीचे जितना भूभाग आया, है ना, वो क्या कहलाया? बस्तर। ठीक है, क्या कहलाया? बस्तर कहलाया। ठीक, तो स्टोरी क्लियर हो गया। अब तीसरा है कि बस्तर क्षेत्र विस्तृत भूभाग में, क्या है? विस्तृत भूभाग में है ना। तो विस्तृत अर्थात विस्तार है, इस क्षेत्र का बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तार हुआ है ना। तो बस्तर का जो विस्तार है ना, इस विस्तार शब्द को ही आगे चल के बस्तर हो गया है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक, देखिए बस्तर का इतिहास बहुत प्राचीन है ना। यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल से ही यहाँ का इतिहास शुरू हो जाता है ना। यहाँ प्राग ऐतिहासिक कालीन बहुत से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, रामायण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जो पाषाण युग है ना, प्राग ऐतिहासिक काल है। इंद्रावती नदी तट पे, है ना, इंद्रावती नदी के तट पे ऐसे बहुत से जगह हैं, है ना, जैसे कि खड़क घाट, कालीपुर, घाट लोहांग, है ना, ये सभी जो एरिया हैं, कौन कौन सा? ये तो एक है कालीपुर। कालीपुर तो बस्तर ज़िले में ही है ना, बस्तर जगदलपुर में है। घाट लोहांग, है ना, घाट लोहांग, और क्या है? खड़क घाट हो गया, खड़ग घाट। ठीक है, और गढ़चंदेला। ठीक,
ये सब जो नाम है ना, ये सब क्या है, पाषाणकालीन क्षेत्र हैं। ठीक है, पाषाणकालीन साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक, वहीं जो नारंगी नदी है, नारंगी, ये सब क्या है, चित्रकूट नदी के तट पे स्थित है, सॉरी, इंद्रावती नदी के तट पे स्थित है। इंद्रावती नदी के तट पे स्थित है कौन से, ये सभी एरिया, कालीपुर घाट, लोहांग, खड़क घाट, गढ़चंदेला। वहीं नारंगी नदी के तट पे कुछ कुछ एरिया भी हैं जो कि पाषाणकालीन है। उसमें क्या नाम आता है, उसमें तो एक नाम है गढ़बोदरा। ठीक है, गढ़बोदरा, और इंद्रावती में है चित्रकूट। ठीक, ये सब क्या है, पाषाणकालीन एरिया है। मध्य पाषाणकाल, उत्तर पाषाणकाल और नव पाषाणकाल, यहाँ पे सभी जो ईरा है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, उनके स्थान प्राप्त, उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बस्तर के जो वन क्षेत्र है ना, ये दंडकारण्य का एक महत्वपूर्ण भूभाग माना जाता है। ठीक है, जो बस्तर का एक वन क्षेत्र है, ये क्या दंडकारण्य का महत्वपूर्ण भूभाग माना जाता है। ये जो है दंडक जनपद, क्या है, दंडक जनपद। ठीक, दंडक जनपद के शासक, ठीक है, कौन थे, इक्ष्वाकु। कौन थे, इक्ष्वाकु। इनके पुत्र, इनके थर्ड नंबर के पुत्र कौन होते हैं, दंड। ठीक है, इन्हीं का शासन था दंडकारण्य क्षेत्र में। ठीक है, तो इस दंडकारण्य का राजधानी था, क्या था, कुंभावती। क्या था, कुंभावती इस दंडकारण्य क्षेत्र का राजधानी था, जिसे रामायण में मधुमंत बताया जाता है। इस कुंभावती का नाम क्या था, रामायण में क्या बताया गया है, मधुमंत बताया गया है। क्या बताया गया है, मधुमंत। रामायण में क्या बताया गया है, मधुमंत बताया गया है। दंडकारण्य सीमा के अंतर्गत जो बस्तर हैं, बस्तर राज्य है ना, उसके जयपुर जमींदारी हैं, चांदा जमींदारी हैं, गोदावरी नदी के उत्तर का आधुनिक आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत आते थे। किसके, दंडकारण्य के सीमा के अंतर्गत। ठीक है, तो वाल्मीकि के रामायण है ना, और महाभारत, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण आदि ग्रंथों में एक बार शुक्राचार्य के अनुपस्थिति में, है ना, शुक्राचार्य कौन है, शुक्राचार्य जो है दंडक के राजा हैं, है ना, तो शुक्राचार्य के अनुपस्थिति में, है ना, उनके आश्रम में घुसकर राजा दंड ने उनकी कन्या अर्जा, ठीक है, अर्जा के साथ जो है उनके साथ जबरदस्ती किया था या फिर बलात्कार किया था, जिससे क्रुद्ध होकर महर्षि शुक्राचार्य ने उस राजा को दंड दिया, ऐसा श्राप दिया कि वैभवशाली जो दंडक जनपद है वह पूरी तरह से भस्मीभूत हो जाएगा और कालांतर में दंडकारण्य के रूप में परिणत हो जाएगा। इससे पहले इसे महाकांतर कहते थे। ठीक है, जो दंडक थे इनके गुरु कौन थे, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य, इनकी बेटी कौन थी, इनकी बेटी के नाम था अर्जा, है ना। इस अर्जा के साथ, है ना, जो राजा दंड थे उन्होंने गलत काम किया, जिससे शुक्राचार्य क्रुद्ध होकर एक श्राप दिया कि यह जो पूरी दंडकारण्य क्षेत्र है ये पूरी तरह से भस्मीभूत हो जाएगा, जो बाद में दंडकारण्य क्षेत्र कहलाया था, है ना। रामायण काल में इसको महाकांतर भी कहलाता था, वाला एरिया। ठीक है, तो बस्तर क्षेत्र में जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास में आए थे 14 वर्ष के, तो उनका बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो उनका वर्ष है ना, और उनके जो वनवास के जो बहुत अधिक समय इस क्षेत्र में बीता था, है ना, जिसमें चित्रकूट, जो हमारे चित्रकूट जहाँ वाटरफॉल है वहाँ, ठीक है, और कांगेर घाटी में
कांगेर घाटी वाले एरिया में, ठीक है, वहाँ कुटुमसर गुफा में, ठीक, उनके जो वनवास का समय है बीता हुआ है। साथ ही साथ महाभारत के जब पांडव, उनका भी जब वनवास चल रहा था, तो उनके अज्ञातवास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, कौन सा, ये बस्तर क्षेत्र, ठीक है। तो आज भी है ना, जो पांडव के धनुष तीर बाण का आज भी इस क्षेत्र में उनकी पूजा की जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो बस्तर के जो है एक बहुत ही बड़ा इतिहास को संजय हुए रखा है ना, जो कि पाषाण काल से लेकर के, है ना, पाषाण काल से लेकर के रामायण, है ना, महाभारत, है ना, इन सभी का यहाँ गवाह रहा हुआ है ना। यहाँ पे राम भगवान आए थे, यहाँ पे पांडव आए थे, उनके साक्ष्य यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। दंडकारण्य क्षेत्र जो है यहाँ पे राक्षसों का एक अड्डा हुआ करता था, राक्षसों का अड्डा हुआ करता था, जिसको भगवान राम के द्वारा मुक्त किया गया था, ठीक है। भगवान राम ने उन राक्षसों को वहाँ दंड दिया था। हाल ही में वहाँ पे बहुत सारे हड्डियाँ प्राप्त हुए थे। ऐसा माना जाता था कि ये उस काल के, है ना, रामायणकालीन हड्डियाँ हो सकती हैं। हालांकि यह पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है, परंतु एक बहुत ही एक जखीरा प्राप्त हुआ था हड्डियों का, स्केल्टन, जिसको ऐसा माना जाता है कि यह उस समय के हो सकते हैं। उन पर भी शोध होना बाकी है, ठीक। आगे देखते हैं। तो बस्तर क्षेत्र के अबुझमाड़, इस अबुझमाड़ का एक गांव है पुजारी कांकेर। क्या है? पुजारी कांकेर एक गांव का नाम है। इस पुजारी कांकेर में आज भी पांडव के, है ना, तीर धनुष का पूजा किया जाता है, ठीक है। बस्तर की आदिवासी संस्कृति, उनकी सामाजिक व्यवस्था, है ना, उनकी साख, उनकी शैव परंपरा, ठीक, जादू टोने, तांत्रिक विश्वास, ऐसे तत्व हैं जो आज भी सिद्ध करते हैं कि वहाँ के जो एरिया है वो असुरों का ही क्षेत्र रहा होगा, ठीक है। जो कि बस्तर में पाए जाने वाले, है ना, अनेक गांव एवं मामा भांजे के परस्पर प्रांगण संबंध रावण और मरीच के संबंधों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? यह एक जीता जागता उदाहरण है या फिर सबूत है जो उस काल के होने के प्रमाण देते हैं, रामायण कालीन, महाभारत कालीन, ठीक है। इतना याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ के मध्यकालीन राजवंश देखते हैं। बेसिकली हम मेन अपना मकसद यही है ना, बस्तर के जो मध्यकाल में मिडाइवल इरा जो था इंडियन हिस्ट्री का, उस इरा में, उस वर्ष में जो बस्तर की क्या स्थिति थी हम वो देखते हैं, ठीक है। देखिए, तब बस्तर में एक शक्तिशाली राजवंश था जो क्या कहलाता था? नागवंश। बस्तर के नागवंश क्या थे? छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश क्या थे? छिंदक नागवंश, बस्तर के छिंदक नागवंश। तो ये छिंदक लोग कौन थे? जो नागवंशी शासक थे, ये एक्चुअल में थे कौन? ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो चौथी शताब्दी है, ठीक है, चौथी शताब्दी में जो पूरे भारत में, है ना, गुप्त डायनेस्टी का ईरा था, है ना, एक गुप्त डायनेस्टी का समय था। तब संभवतः समुद्रगुप्त ने, है ना, जो विंध्यांचल क्षेत्र हैं, विंध्यांचल क्षेत्र में रहने वाले ये जो छिंदक नाग के लोग थे, है ना, ये विंध्यांचल क्षेत्र में रहते थे,
जिनको गुप्त साम्राज्य के राजा समुद्रगुप्त से परास्त होने के बाद ये विंध्य क्षेत्र को छोड़कर ये कन्नड़ एरिया में आ गए थे, साउथ क्षेत्र में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? कन्नड़ क्षेत्र में ये चले गए थे। ठीक है, तो वहाँ से इन्होंने अपनी एक शाखा बस्तर में, जो बस्तर के चक्रकूट है, चित्रकूट, वो आकर बस गए थे। वहीं पे छिंदक नागवंश राज्य अपनी बसा दिया था। छिंदक राज्य की सीमा का पता हमें उनके जो कुरुशपाल शिलालेख है, कुरुशपाल अभिलेख है। कुरुशपाल अभिलेख किसका है? जो उनके सोमेश्वर देव, राजा सोमेश्वर देव के कुरुशपाल शिलालेख। ठीक है, इससे हमें इनकी सीमा का ज्ञात होता है। तो इनकी सीमा कहाँ कहाँ तक थी हम देखते हैं, है ना। मैं एक ये ठीक है, बस्तर क्षेत्र। ठीक है, तो इनकी सीमा के बारे में कुरुशपाल अभिलेख में ज्ञात है। ठीक, जिसमें इनके सीमा का उल्लेख है। तो इनकी सीमा थी गोदावरी नदी, दक्षिण में गोदावरी नदी तक, पूर्व में सबरी नदी तक। ठीक है, इन एरिया में जो है इनका सीमा फैला हुआ था। किनका? छिंदक नागवंशी शासक था। और उत्तर में केशकाल घाटी और पश्चिम में प्राणहिता नदी। ठीक है, प्राणहिता नदी, ऊपर में केशकाल घाटी। ये क्या था? छिंदक नागवंशियों का एरिया था। ठीक है, किसका एरिया था? छिंदक नागवंशी। कहाँ पे था? चक्रकोट। चक्रकोट वर्तमान में क्या है? ये चित्रकूट। ठीक है, इनकी दो शाखाएं थी। ठीक है, इनकी दो शाखा थी। पहले शाखा का चिन्ह था, क्या था? शावक संयुक्त व्याघ्र। ठीक है, क्या था? शावक संयुक्त व्याघ्र। और दूसरे शाखा का चिन्ह था कमल कदली पत्र। क्या था? कमल कंदली पत्र। ठीक है, इनके दो शाखा थे। इनके जो प्रथम राजा हुए हैं, है ना, उनका क्या नाम था? इनके जो प्रथम राजा हुए हैं वो है नृपति भूषण, जो इस राजवंश के बस्तर के नागवंशी शासक इनके संस्थापक थे। कौन थे? नृपति भूषण। नृपति भूषण कौन थे? नृपति भूषण। ठीक है, नृपति भूषण इनके संस्थापक थे। तो इन राजाओं का, है ना, उपाधि क्या था? भोगवतीपुरेश्वर या भोगवतीपुर के स्वामी। ठीक है, इस वंश के शासकों क्या कहलाता था? भोगवतीपुर के स्वामी या भोगवतीपुरेश्वर। क्या कहलाते थे? भोगवतीपुरेश्वर। ठीक, ये उनकी उपाधि थे। इनका गोत्र क्या था? इनका गोत्र माना जाता है कश्यप। ये कौन थे? ये कश्यप थे। ठीक, तो हम देखते हैं सबसे पहले नृपति भूषण के बारे में। नृपति भूषण बस्तर में, है ना, जो चक्रकोट है, यहाँ पे 1023 ईस्वी में बारसूर पे अपना अधिकार स्थापित किया था। इनका उल्लेख किसने पता है हमें? एराकोट। उनका जो एराकोट ताम्रपत्र है उससे हमें
प्राप्त होता है, सॉरी एर्राकुड अभिलेख से हमको प्राप्त होता है 1023 में इन्होंने यहाँ पे राज्य स्थापित किया था। किससे पता चलता है? एर्राकुड अभिलेख। इससे क्या प्राप्त होता है? इससे प्राप्त होता है, इससे जानकारी प्राप्त होता है कि 1023 में उन्होंने चित्रकूट के समीप जो बारसूर है तब के है ना, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था? कब्जा किया था और अपनी राजधानी और सॉरी अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो हमारे नृपति भूषण है ना, नृपति भूषण ये चोल राजा के समकालीन थे, है ना, साउथ के चोल राजा के समकालीन थे। तो इन्हीं चोल राजाओं के सैनिक के साथ ये बस्तर में दाखिल हुए थे, बस्तर क्षेत्र में, और यहाँ के जो लोगों हैं, यहाँ के लोगों के साथ मिलकर उनको अपने अधीन रखकर यहाँ पे शासन स्थापित किया था। ठीक, ये हो गई नृपति भूषण के बारे में जानकारी। तो तत्कालीन चोल राजा कौन था? राजेंद्र चोल। ठीक है, तो राजेंद्र चोल के समकालीन थे कौन? नृपति भूषण। राजेंद्र चोल ने ही 1024 में शक्रकोट्टम अर्थात चक्रकोट को जीत लिया था। ठीक, 1024 ईस्वी में राजेंद्र चोल ने ही ये वाला जो एरिया है शक्रकोट, उसके शक्रकोट, इसको शक्रकोट भी कहा जाता है, किसको? चित्रकूट को। तो शक्रकोट अर्थात क्या है? चित्रकूट। इस चित्रकूट को 1024 ईस्वी में किसने जीत लिया था? राजेंद्र चोल, जो कि चोल वंश का एक प्रतापी शासक था। ठीक, तो इसके पश्चात जब नृपति भूषण की जब मृत्यु होता है ना, तो नृपति भूषण के मृत्यु के पश्चात उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? उनका सक्सेसर कौन बनता है? उनका नाम है जगदेव भूषण धारावर्ष। क्या नाम है? जगदेव भूषण धारावर्ष। क्या नाम है? जगदेव भूषण धारावर्ष। ठीक है, ये जगदेव भूषण नाम है ना, धारावर्ष उनका उपाधि है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, या फिर धारावर्ष उनका नाम है और जगदेव भूषण उनका उपाधि है। ठीक, जगदेव भूषण क्या है? उपाधि, और धारावर्ष उनका नाम है। व्यक्तिगत नाम धारावर्ष है और उपाधि उनका जगदेव भूषण है। इनका जो शासनकाल है ये क्या है? 1042 से लेकर के 1060 ईस्वी तक है। ठीक है, अर्थात 1042 में जब इनके पिता नृपति भूषण का मृत्यु होता है तो उनका उत्तराधिकारी बनते हैं धारावर्ष, अर्थात कौन? जगदेव भूषण। ठीक, इनके बारसूर शिलालेख, ठीक है, इनके बारसूर शिलालेख से ये हमें ज्ञात होता है। कौन शिलालेख से? बारसूर शिलालेख से हमको ज्ञात होता है कि इनके राज्यकाल में महामंडलेश्वर चंद्रदित्य महाराज ने, कौन? उनके जो महामंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर चंद्रदित्य, कौन है? महामंडलेश्वर चंद्रदित्य ने चंद्रदित्य समुद्र नामक तालाब खुदवाया था। क्या खुदवाया था? चंद्रदित्य समुद्र नामक तालाब खुदवाया था। तो ये तालाब कहाँ खुदवाया था? ये तालाब खुदवाया था बारसूर में। वहाँ पे चंद्रदित्य ने बहुत सारे मंदिर का निर्माण खुद करवाया था, है ना। चंद्रदित्येश्वर नामक शिव मंदिर का निर्माण वहाँ पे करवाया था। ठीक है, इस तालाब के किनारे पे क्या करवाया था? चंद्रदित्य अपने नाम से एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, चंद्रदित्येश्वर मंदिर। ठीक, ये चंद्रदित्य जो कहाँ का था? ये अम्मा ग्राम का स्वामी था। कहाँ का था? अम्मा ग्राम का स्वामी था। कौन? चंद्रदित्य, जो उनके सामंत थे या फिर उनके कौन थे? महामंडलेश्वर थे। ठीक,
अब जब जगदेव भूषण की मृत्यु होता है ना, धारावर्ष का जब मृत्यु होता है तो उनके बेटे होते हैं कौन, सोमेश्वर देव प्रथम, ठीक। और जगदेव भूषण के भाई होते हैं मधुरांतक देव, ठीक। तो जगदेव भूषण की मृत्यु के पश्चात जो उनके भाई होते हैं मधुरांतक देव ने उनके जो साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। कौन कर लेते हैं, मधुरांतक देव क्या करते हैं, ये अधिकार कर लेते हैं किस पे, उनके साम्राज्य पे अधिकार कर लेते हैं, ठीक। मधुरांतक देव ये क्या होते हैं, भ्रमरकोट अर्थात मधुर मंडल के सत्ताधिकारी के नाम से प्रख्यात था। क्या था ये, भ्रमरकोट मंडल के मांडलिक था। क्या था, भ्रमरकोट मंडल के मांडलिक था। क्या था, भ्रमरकोट मंडल के मांडलिक कौन था, मधुरांतक देव। तथा यह क्या कहलाया था, भ्रमरकोट अथवा मधुर मंडल के सत्ताधारी के नाम से प्रख्यात हुआ था। इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी थी जयपुर, ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी, जयपुर नहीं, राजपुर। ये कहाँ पे है, जगदलपुर में है राजपुर, ये इनकी राजधानी थी। तो इनका राजपुर के ताम्रपत्र होते हैं, क्या कराते हैं, राजपुर ताम्रपत्र। इस राजपुर ताम्रपत्र में उनका लेख है जिसमें भ्रमरकोट मंडल में स्थित राजपुर ग्राम के दान तथा मधुरांतक देव ने मणिकेश्वरी के मंदिर में नरबलि प्रथा को नियमित रखने के लिए अपने राज्य की राजधानी राजपुर मंदिर को अर्पित कर दिया था, ऐसा वर्णन है, ठीक है। कितना क्लियर है। मधुरांतक देव ने भी चोलों के साथ गठबंधन किया था, ठीक है। मधुरांतक देव क्या करते हैं, ये चोल के साथ गठबंधन करते हैं, ठीक। इसके कुल का लांछन क्या था, धनुर्व्याघ्र था। ताम्रपत्रों में, इनके ताम्रपत्रों में क्या बोलते हैं, नरबलि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनको इन्होंने नियमित रखा था, ठीक है। इनका जो है राजपुर अभिलेख फेमस है। इनके ध्वज के पीछे कमल और कदली पत्र अंकित था। क्या था, जो मधुरांतक देव के ध्वज हैं, ध्वज में क्या था, कमल कंदली पत्र, क्या था, कमल कंदली पत्र उसमें अंकित था, ठीक है। इसको राजपूत में क्या कहा गया है, भ्रमरकोट का राजा कहा गया है। इसने साम्राज्य युद्ध के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए अनेक युद्ध किए थे और इन्होंने चोल के साथ गठबंधन किया था। इन्होंने अपने बड़े भाई जगदेव भूषण, ठीक है, की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य पर अधिकार किया था। फिर जो जगदेव भूषण धारावर्ष के बेटे होते हैं वो कौन है, सोमेश्वर प्रथम। कौन है, सोमेश्वर प्रथम। ये अति प्रतापी शासक थे, ठीक है, अति प्रतापी शासक थे। इन्होंने चालुक्यों के साथ गठबंधन करके, ठीक है, वो चोल के साथ गठबंधन करते हैं और जो सोमेश्वर प्रथम है ये चालुक्य के साथ गठबंधन करते हैं। चालुक्यों के साथ गठबंधन करके इन्होंने मधुरांतक को पराजित किया और साम्राज्य को वापस हासिल किया, ठीक है। देखिए, सोमेश्वर देव प्रथम जो है ये बहुत ही प्रतापी शासक थे। इनके लिए हम अगला वीडियो भाग 2 में लाएंगे। यह बस्तर के इतिहास का भाग 1 था। क्या था, ये बस्तर के इतिहास का भाग 1 है जिसमें हम बस्तर के नाम और छिंदक नागवंश कैसे बना, ठीक है, ये मधुरांतक देव तक हमने समाप्त किया है। इसकी अगली वीडियो हम भाग 2 में जारी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।
हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं इसके अगले भाग में। थैंक यू।